ये वीडियो मेरी वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज का एपिसोड नंबर 32 है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे बैटल ऑफ अटलांटिक में अभी 1942 में यूके का पलड़ा हल्का हो रहा था और जर्मनी स्ट्रांग हो रहे थे, और दूसरी तरफ ईस्टर्न फ्रंट पे बैटल ऑफ मॉस्को में जर्मनी का जो फाइनल ऑन स्लॉट है, जो अटैक है, वो मॉस्को के गेट्स पे आके रोक दिया रेड आर्मी ने, और अब रेड आर्मी लोग आगे बढ़ रहे थे। तो स्टालिन चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक हो और हिटलर चाह रहे थे कि हमको अब पीछे नहीं हटना है। तो इसी के बारे में इस एपिसोड में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है दिसंबर 1941 से। जर्मनी के ट्रूप्स किसी तरह हाल बेहाल होते हुए पहुंच तो गए थे मॉस्को, बट मॉस्को में आके जर्मन अटैक फेल हो गया, और इसके बाद अब रेड आर्मी ने उनको पीछे धकेलना स्टार्ट किया। तो 5 जनवरी 1942 को क्रेमलिन में सोवियत यूनियन ने अपने जितने उनके आर्म फोर्सेस का हाई कमांड था, उनको सारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर्स को बुलाया और ये बोला कि हमको अब बदला लेना है जर्मन ट्रूप से, और जो उन्होंने इतना डेवास्टेटिंग अटैक किया है उनको अब पीछे धकेलने का समय आ गया। स्टालिन इस बात को जानते थे कि जर्मन ट्रूप्स यहां तक पहुंचते पहुंचते उनकी सप्लाई लाइंस पूरी तरह स्ट्रेच्ड हैं, बहुत दूर दूर तक उनकी यूनिट्स फैली हुई हैं और वो अच्छे से रीइंफोर्स नहीं है। तो अगर अभी काउंटर अटैक किया तो ये जो जर्मन अटैक है ये पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा और हम इनकी सारी आर्मीज को सराउंड कर सकते हैं, ये मानना था स्टालिन का। पर जब ज़ुखोव, जॉर्जी ज़ुखोव, जो उनके बहुत फेमस, बहुत पसंदीदा कमांडर थे, जब वो इस मीटिंग में आए, उन्होंने देखा कि ये स्टालिन ऐसा बोल रहा है काउंटर अटैक करने के लिए, तो वो पूरी तरह हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम उनको भी काउंटर अटैक करके हरा देंगे, क्योंकि हमारी खुद की हालत बहुत खराब है। जो बैटल ऑफ मॉस्को में उन्होंने रोक तो दिया था जर्मन एडवांस को, बट इसमें बहुत कैजुअलिटीज हुई थी सोवियत यूनियन को, और उसके साथ साथ रेड आर्मी के ट्रूप्स के पास अभी इक्विपमेंट अच्छा नहीं था, वो अच्छे से रीइंफोर्स नहीं थे, उनके पास विंटर क्लोथिंग नहीं थी, वो रेडी नहीं थे काउंटर अटैक करने के लिए। तो इस बात पे ज़ुखोव ने स्टालिन के सामने अपनी असहमति प्रकट की कि हम लोग अभी किसी भी हालत में काउंटर अटैक करने के लिए रेडी नहीं है। बट स्टालिन का ऑर्डर फाइनल था, उन्होंने कहा कि नहीं, ये अटैक तुमको करना ही है। और एक्चुअली ज़ुखोव के बिना अप्रूवल के भी जितने भी फ्रंट पे कमांडर्स थे उनको ऑर्डर जा चुका था स्टालिन का कि अब काउंटर अटैक करने की तैयारी करो। और प्लान कुछ ऐसा बनाया गया कि हम 3 फ्रंट पे इन पे काउंटर अटैक करेंगे। जो मॉस्को में जो फोर्स आई हुई है उसके ऊपर एक अटैक होगा, फिर नॉर्थ में जो लेनिनग्राड है वहां पे जो सीज बना के रखा है, घिराव करके रखा है जर्मन ट्रूप्स ने, उनको हम घेर के ये जो सीज है सीज को तोड़ेंगे। और साउथ की तरफ जो डॉनबास और क्रीमिया के रीजन में जो मैनस्टाइन के ट्रूप्स हैं उनको हम घिराव करेंगे, और खारकोव का जो रीजन है उसको हम वापस कैप्चर करेंगे रेड आर्मी लोग। जर्मन सोल्जर्स को भेज तो दिया गया था मॉस्को में अटैक करने के लिए, बट ये अटैक डिले हुआ था और ठंडी हुई थी, उसकी वजह से इनके पास विंटर क्लोथिंग नहीं थी, विंटर का इक्विपमेंट नहीं था। और जो ये टैंक्स लेके आए थे, ये दिख रहा था कि ये टैंक्स सब जीरो टेम्परेचर पे उतने इफेक्टिव नहीं है। बार बार ये टैंक्स अटक रहे थे कीचड़ में और दलदल में फंस रहे थे, सोल्जर्स को अपने आर्मर्ड व्हीकल्स को मूव करने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। तो इन सब चीजों के लिए जर्मन एडवांस रेडी नहीं था। इस टाइम की बहुत ही दर्दनाक स्टोरी सामने आती हैं जो रेड आर्मी के सोल्जर्स ने झेला और एक्चुअली जर्मन सोल्जर्स ने भी झेला। कुछ कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि जब इतनी ठंडी हो रही थी नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में, तो जब कोई सोल्जर गिरता था मर के, तो लोगों के पास शूज होते नहीं थे, तो जो सोल्जर गिरा उसके पैर से शूज निकालने की कोशिश करते थे, बट ठंडी इतनी होती थी कि जो गिरा हुआ सोल्जर है उसका पैर जो है वो शूज के साथ जम गया है। तो लोग ऐसा करते थे कि पैर काट के शूज के साथ पैर को गर्म करके उसको गलाते थे ताकि उसमें से शूज निकले, बट फिर भी शूज निकलते नहीं थे और शूज ही खराब हो जाते थे, बट उनको जूते मिलते नहीं थे। इतनी बुरी तरह जो ठंडी पड़ रही थी उससे बचने के लिए ऐसा कर रहे थे सोल्जर्स कि सारे अपने जूते के आसपास मोटे मोटे कपड़ों की लेयर पे लेयर बांध कर रखते थे। फिर भी इतनी ठंडी पड़ रही थी कि अगर कोई सेंट्री, कोई भी सोल्जर बहुत देर तक एक जगह पे खड़ा हो गया तो ठंडी इतनी पड़ रही थी कि जूते के थ्रू उनको फ्रॉस्ट बाइट हो रहा था, और फ्रॉस्ट बाइट से उनका पैर खराब हो रहा था, फिर पैर काटना पड़ रहा था। फील्ड में जो सर्जन्स होते थे वो इतने सारे एम्प्यूटेशंस कर रहे थे, इतने सारे मतलब बॉडी पार्ट्स वो काट रहे थे कि एक पॉइंट पे ऐसा गया था कि उनके पास कोई तरीका नहीं था उसको हैंडल करने का। तो बस वो ऐसा कहते हैं कि बस पैर काट के वो बाहर फेंक देते थे, और बाहर एकदम अंबार लगा हुआ था कटे हुए हाथों और पैरों का। तो बहुत ही बुरी हालत थी उस समय रेड आर्मी के सोल्जर्स के लिए भी और जर्मन आर्मी के सोल्जर्स के लिए भी। तो किसी के लिए भी ये सिचुएशन आइडियल नहीं थी, दोनों आर्मी सफर कर रही थी। जब शुरुआत में बैटल ऑफ मॉस्को में जर्मन ट्रूप्स को पीछे धकेलना शुरू किया रेड आर्मी ने, तो शुरू में तो जो जर्मन जनरल्स थे वो अपने सोल्जर्स को रिट्रीट करवा रहे थे, बट एक पॉइंट के बाद फिर हिटलर ने कहा कि नहीं, अब रिट्रीट नहीं होगा, अब जहां पे भी तुम लोग हो वहीं पे रुक जाओ।
और इस वजह से एक टेम्परेली थोड़ा सा रिलीफ मिला जर्मन आर्मी को, क्योंकि जब उनके ऊपर ये ऊपर से ऑर्डर आ गया कि आप मूव कर ही नहीं सकते, आप रिट्रीट कर ही नहीं सकते, तो कुछ समय के लिए ऐसा हो रहा था कि जर्मन ट्रूप्स में डिसिप्लिन वापस आया। तो जो काउंटर अटैक्स किए गए, जो स्टालिन के बोलने पे किए गए थे, वो काउंटर अटैक्स सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि जर्मन्स अपनी लाइन को डिफेंड कर पा रहे थे। ज़ुकोव ने ऑलरेडी स्टालिन को वार्न किया था कि उनकी आर्मीज अभी काउंटर अटैक के लिए तैयार नहीं है, और ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा था, जैसा प्रेडिक्ट किया था ज़ुकोव ने वैसे ही हो रहा था। ये देख के स्टालिन बहुत नाराज हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपने एक बहुत ही फेवरेट कमांडर को, जिसका नाम व्लासोव था, उनको भेजा कि अब तुम इस ऑपरेशन को हैंडल करो। तो वहां पे उनको बताया गया था कि तुम जाओ यहां से और यहां पे तुमको रेड आर्मी के रीइंफोर्समेंट मिलेंगे, तुमको इक्विपमेंट मिलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उनके साथ साथ लगभग 60,000 रेड आर्मी के ट्रूप्स और कैप्चर किए जर्मन फौज ने, और उसके बाद कुछ समय के बाद व्लासोव को भी कैप्चर कर लिया। तो इतने बड़े मिलिट्री कमांडर को, रेड आर्मी के कमांडर को जब कैप्चर कर लिया जर्मनी के लोगों ने, तो उन्होंने एक्चुअली व्लासोव को फिर कन्विंस कर लिया कि तुम एक रशियन लिबरेशन आर्मी बनाओ, ROA, जो कि एक्चुअली रेड आर्मी के खिलाफ, स्टालिन की गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई करेंगे। और ये बात जब स्टालिन को पता चली तो वो बौखला गया एकदम कि ये कैसे, ये हमारे खिलाफ कैसे लड़ाई कर सकता है। कुछ हजार रेड आर्मी के ट्रूप्स ने एक्चुअली वॉलंटियर किया इस लिबरेशन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको भूखमरी से नहीं मरना था, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो अगर वो आर्मी को ज्वाइन कर लेंगे तो कुछ तो उनको खाने को मिलेगा। इतनी बुरी हालत थी उस टाइम ईस्टर्न फ्रंट पे। ऐसा नहीं था कि स्टालिन का ये जो काउंटर अटैक था ये पूरी तरह 100% फेलियर था, ऐसा नहीं था, क्योंकि कुर्स्क के रीजन में जहां पे टिमोशेंको लीड कर रहे थे रेड आर्मी के ट्रूप्स को, वहां पे उन्होंने जर्मन ट्रूप्स को पीछे धकेला था, तो एक थोड़ी सी सक्सेस मिली थी। बट ओवरऑल ये जो काउंटर अटैक का जो प्लान था ये सक्सेस होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। और इस पूरी लड़ाई के दौरान, इतनी जब ठंडी पड़ रही थी और दोनों तरफ के ट्रूप्स के पास इक्विपमेंट ही नहीं था, तो जो फ्रस्ट्रेशन था ट्रूप्स के बीच में वो नजर आता था बैटलफील्ड में, क्योंकि दोनों तरफ की जो लड़ाई हो रही थी उसमें सिविलियंस की सबसे ज्यादा हालत खराब हो रही थी, क्योंकि जो राशंस अलॉट होते थे उसमें सोल्जर्स जो थे उनको राशन ज्यादा अलॉट होता था और सिविलियन को राशन मिलता ही नहीं था। तो बैटल ऑफ मॉस्को में कहने के लिए तो जीत हुई रशियन आर्मी की, बट जो सिविलियन जनता थी वहां पे उनको बहुत सफर करना पड़ा और वहां पे बहुत लोग स्टारवेशन से मर गए। बट अगर मॉस्को को कंपेयर करें लेनिनग्राड से, तो ऐसा लगेगा कि मॉस्को के सिविलियंस को तो बहुत आराम की जिंदगी मिली, क्योंकि लेनिनग्राड के लोगों को एक्चुअल जो रियल जिंदगी की तकलीफें होती हैं, स्टारवेशन, बीमारियां, कोई भी हेल्प नहीं, ये सारी चीजें बर्दाश्त की लेनिनग्राड के लोगों ने। जर्मन आर्मी ने लेनिनग्राड का घेराव पूरा कर लिया था, आर्मी ग्रुप नॉर्थ ने और नीचे आर्मी ग्रुप सेंटर ने मिलकर उनको घेर लिया था। उसके बाद हिटलर ने डिसाइड किया कि हम इनको स्टॉर्म नहीं करेंगे, लेनिनग्राड को बस घेर के रखेंगे, और इस वजह से उनका यह प्लान था कि इनको हम स्टारवेशन से यहाँ की जनता को मार देंगे। तो पूरी तरह कट ऑफ हो गया था लेनिनग्राड बाकी रशिया से। बस एक बर्फ का जमा हुआ रास्ता था जो ठंडी में पूरी तरह जम गया था, बस एक वही लिंक था जो लेनिनग्राड को जोड़ रहा था मेन रशिया मेनलैंड से। दिसंबर 1941 में जब लेनिनग्राड का घेराव किया गया था तो जर्मनी के लोगों ने 22,80,000 लोगों को घेर के रखा था। अगले साल स्प्रिंग के मौसम तक आते आते लगभग 5 लाख लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर लिया गया था, बट 6 लाख से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे और बीमारियों से मर गए थे। एक इंसान की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है भोजन, जब उसको भोजन ना मिले तो वो किस हद तक गिर सकता है, ये लेनिनग्राड में दिखाई पड़ रहा था। हर तरफ बीमारियां थी, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो लोग कुछ भी खा रहे थे। लोग घास का केक बना के खा रहे थे और बाद में तो वो भी मिलना बंद हो गया था, तो लोग जानवरों को काट के खा रहे थे। जानवरों को तो उसके अलावा वो चूहों को काट के खाने लग गए थे, कबूतरों को। ये हालत हो गई थी कि लेनिनग्राड में फिर कोई भी पंछी दिखाई नहीं पड़ता था। ऐसा देखा जा रहा था कि आदमियों और औरतों में औरतें ज्यादा जी रही थी, बट अल्टीमेटली वो भी फिर बेहोश होकर गिर जा रही थी। इस पूरी लेनिनग्राड की सीज के दौरान जो सिविलियन आदमी थे उनमें फर्टिलिटी रेट बहुत बुरी तरह ड्रॉप कर गया था। इसी वजह से पॉपुलेशन बहुत बुरी तरह गिर गई थी इस सीज के दौरान, और उसके आने वाले सालों में भी औरतों को भी बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही थी। इसीलिए जब बच्चे डिलीवर हो रहे थे तो वो भी बहुत सारी बीमारियों के साथ पैदा हो रहे थे। ओवरऑल ये पूरी सीज इतनी भयानक थी पूरी लेनिनग्राड की जनता के लिए कि पूरे रशिया के हिस्ट्री में एक सबसे ज्यादा काला धब्बा इस सीज को माना जाता है। रशियन लोग का यह मानना था कि ये जो सीज है जर्मन लोगों की वो लगातार बरकरार रख रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां पे फिनलैंड के फौजी भी हैं, और अगर जर्मन लोगों ने अपनी सीज हटा दी तो फिनलैंड के लोग नाराज हो जाएंगे,
इस वजह से ये जर्मनी लोगों ने सीज बरकरार रखी है। और इसका रीजन ये है कि स्टालिन ने फिनलैंड के ऊपर अटैक किया था विंटर वॉर में, और विंटर वॉर में हालांकि स्टालिन को बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ा था, बहुत हैवी कैजुअलिटीज हुई थी, बट उसमें अल्टीमेटली जीत हुई थी सोवियत यूनियन की। तो इस बात से बहुत खफा थे फिनलैंड के लोग, और इसीलिए इस सीज में वो भी हेल्प कर रहे थे जर्मनी की। और इस वजह से और बहुत नाराज हो रही थी रशिया की जनता, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो वेस्टर्न एलाइज है हमारे, ब्रिटेन और अमेरिका, वो क्यों नहीं फिनलैंड के ऊपर अटैक कर रहे हैं, फिनलैंड को वो एनिमी क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सीज बरकरार है और इतने लोग मर रहे हैं लेनिनग्राड में। स्टालिन ने बहुत कॉन्फिडेंस से सोचा था कि रेड आर्मी जो काउंटर अटैक करेगी जर्मनी के ऊपर वो पूरी तरह सक्सेसफुल होगा। और जैसे नेपोलियन ने अटैक किया था, उसकी ग्रैंड आर्मी आई थी मॉस्को को कैप्चर करने के लिए, वो भी कैसे हार गए थे, वैसे ही हालत यहां पे जर्मनी के ट्रूप्स की होगी। ऐसा नहीं होगा, ये रियलाइज करते करते अप्रैल 1942 आ गया, और अब स्टालिन को समझ में आ गया कि ऐसा यहां पे नहीं होने वाला, इतने आसानी से जर्मनी के ट्रूप्स को वहां से निकाला नहीं जा सकता। यहां पे मैं एक बात और बताऊंगा कि इस पूरे टाइम यानी 1941, 42, 43, इस पूरे समय जर्मनी में जूस के खिलाफ बहुत एक्शन लिया जा रहा था। और सिर्फ जर्मनी में ही नहीं, फ्रांस में, पोलैंड में, जितने भी कैप्चर्ड रीजन थे वहां से सारे जूस को इकट्ठा करके उनके खिलाफ उनको परसिक्यूट किया जा रहा था, और फिर उनको एक्चुअली मारा जा रहा था। तो जूस के खिलाफ पूरे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो परसिक्यूशन हुआ उसको होलोकॉस्ट कहते हैं, और होलोकॉस्ट के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। एक किताब है जो मुझे बहुत पसंद है, और होलोकॉस्ट के ऊपर ऐसा कहा जाता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स उसको कहा जाता है। उस बुक का नाम है एनी फ्रैंक्स डायरी। इस किताब में एक बच्चे की नजर से दिखाया गया है, एक ज्यू बच्चे की नजर से, कि जूस के खिलाफ क्या क्या हो रहा था नाजी रेजीम के दौरान और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, और कैसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजे रहे थे, और कितने जूस को मारा गया था इस पूरे कैंपेन के दौरान। तो अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इस सीरीज का जो अगला एपिसोड है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।